तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात कर रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 300 सालों का एक ऐसा लंबा सफर जिसमें गजब की सत्ता थी, बेजोड़ संघर्ष था, बेमिसाल कला थी और आखिर में एक बेहद दर्दनाक पतन, मुगल साम्राज्य का पूरा जीवन चक्र। आज हम समझेंगे कि ये सब वास्तव में कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म। कहानी की शुरुआत इस बेहद खास और गहरी बात से होती है। मैं एक ऐसा राजा हूं जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये सीधे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दिमाग की एक झलक है। सोचिए, ये वो इंसान था जो अपना ही घर, अपना समरकंद हार चुका था। हिंदुस्तान से मीलों दूर काबुल में बैठा एक अंडरडॉग, जिसके पास ना तो कोई बड़ा राज्य था और न ही कोई बड़ी ताकत, बस था तो एक अधूरा सपना। और उसी हारी हुई बाजी को पलटने के लिए उसने हिंदुस्तान की तरफ अपनी नजरें घुमाई। और उसका यही सपना हमें ले जाता है साल 1526 में, पानीपत के उस ऐतिहासिक मैदान में। एक तरफ था दिल्ली का ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोधी, विशाल सेना, हजारों हाथी, लेकिन अंदर से क्या, दरबार में सिर्फ साजिशें और असंतोष। दूसरी तरफ था बाबर, भले ही सेना छोटी थी, राज्य नहीं था, लेकिन अनुशासन कमाल का था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसी तकनीक थी जिसने उस दिन पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। विनाशकारी तोपें, बाबर की एक आवाज, आग और तोपों की उस अचानक गूंज ने लोधी के हाथियों को इस कदर बेकाबू कर दिया कि अपनी ही सेना कुचल दी गई। एक साफ दिमाग और नई तकनीक की इसी जबरदस्त जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन रुकिए, ये शुरुआत बिल्कुल भी शांत या आसान नहीं थी। 1526 में पानीपत जीतने के ठीक अगले साल 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को राजपूती ताकत यानी राणा सांगा का सामना करना पड़ा। बाबर ने घेराबंदी और तोपों से जीत तो हासिल की, लेकिन इन लगातार जंगों ने उसे बुरी तरह थका दिया और 1530 में उसकी मौत हो गई। अब नया साम्राज्य आया उसके बेटे हुमायूं के हाथों में। हुमायूं इंसान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक शासक के तौर पर वो थोड़ा डगमगा गया। नतीजा क्या हुआ? 1539 और 40 में शेर शाह सूरी जैसे तेज रणनीतिकार ने उसे चौसा और कन्नौज में करारी मात दी। जरा सोचिए, साम्राज्य शुरू हुए मुश्किल से 14 साल ही हुए थे और मुगल दिल्ली की गद्दी से ही बाहर हो चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक बादशाह जो कभी पूरी दिल्ली का मालिक था, अब वो बेघर होकर रेगिस्तान की तपती रेत, घने जंगलों और अनजान रास्तों पर भटक रहा था। सालों तक उसके पास कुछ नहीं था, न सेना, न गद्दी, कुछ भी नहीं, बस एक उम्मीद बची थी। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। हुमायूं को फारस यानी पर्शिया के शासक से एक सैन्य गठबंधन का सहारा मिल गया। एक नई सेना के साथ उसने शानदार वापसी की और 1555 में शेरशाह सूरी के कमजोर पड़ चुके उत्तराधिकारियों को हटाकर अपनी खोई हुई दिल्ली वापस छीन ली। सच मानिए, इतिहास में ऐसी जबरदस्त वापसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन इतिहास की क्रूरता देखिए, इतनी नामुमकिन सी लगने वाली वापसी करने के बाद दिल्ली वापस पाने के कुछ ही समय बाद 1556 में क्या होता है? हुमायूं अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसल जाता है। एक मामूली सा हादसा और उसकी मौत हो जाती है। कितनी अजीब विडंबना है ना। जो साम्राज्य अभी अभी बड़ी मुश्किल से फिर से खड़ा हुआ था, वो रातों रात एक बार फिर से बेहद गहरे और भयानक संकट में घिर गया। अब इस भयानक शून्य और खतरे के बीच हिंदुस्तान का नया बादशाह किसे बनाया गया? जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, सिर्फ 13 साल। एक 13 साल का बच्चा। एक तरफ चारों ओर खून के प्यासे दुश्मन खड़े थे और दूसरी तरफ एक ऐसा साम्राज्य जिसकी जड़ें अभी ठीक से जमीन पकड़ भी नहीं पाई थीं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक 13 साल का बच्चा जिसे उस वक्त खुद अपनी हिफाजत की जरूरत थी, वो आगे चलकर मुगल इतिहास का सबसे बड़ा और असली निर्माता कैसे बन गया? यहीं से हम इस कहानी के सबसे सुनहरे दौर में कदम रखते हैं। एक ऐसा दौर जहां मुश्किल हालात ने एक कम उम्र के लड़के को एक महान और दूरदर्शी सम्राट में बदल दिया, जिसे दुनिया अकबर के नाम से जानती है। शुरुआत में इस युवा राजा की कमान पूरी तरह से उसके सबसे वफादार सेनापति बैरम खान के हाथों में थी और खतरा बिल्कुल दरवाजे पर आ चुका था। हेमू नाम का एक खूंखार योद्धा मुगलों को जड़ से खत्म करने आ रहा था। दोनों सेनाएं उसी ऐतिहासिक पानीपत के मैदान में फिर से टकराएं। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मुगल सेना बुरी तरह हार जाएगी, लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी इतिहास ने फिर करवट ली। एक तीर सीधा उड़ता हुआ आया और हेमू की आंख में जा लगा। हेमू के गिरते ही उसकी पूरी सेना में भगदड़ मच गई, कमान टूट गई।
और मुगलों ने एक बिल्कुल हारी हुई जंग जीत ली। किस्मत के बस एक तीर ने पूरे मुगल साम्राज्य को बचा लिया। असल में कूटनीति ही अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी। 1560 तक आते आते अकबर ने बैरम खान को हटाकर सत्ता की डोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली थी। उसे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि सिर्फ तलवार के जोर पर इतने बड़े देश को हमेशा के लिए दबाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने अपनाई एक दोहरी रणनीति। एक तरफ थी उसकी तलवार, जिससे उसने मालवा, गुजरात और बंगाल को जीतकर साम्राज्य को खूब फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ था उसका दिल जीतने का अनोखा तरीका। उसने युद्ध करने के बजाय राजपूत राजाओं के साथ संधियां की, विवाह संबंध बनाए और उन्हें अपने दरबार में बहुत ऊंचा सम्मान दिया। अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपना सबसे ताकतवर सहयोगी बना लेना, यही अकबर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और लोगों को एक साथ जोड़ने की इसी दूरदर्शी सोच ने जन्म दिया दीन-ए-इलाही को। अब देखिए, अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। दीन-ए-इलाही कोई नया धर्म नहीं था। उस दौर में जब धर्म के नाम पर लगातार खून खराबा हो रहा था, अकबर ने एक ऐसा विचार दुनिया के सामने रखा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की सबसे अच्छी बातों को शामिल किया गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि एक स्थायी साम्राज्य तभी बन सकता है जब कोई शासक अपनी जनता के दिलों पर राज करे। और इसी धार्मिक सहिष्णुता और समानता के भाव ने अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया। अकबर के बाद ये विशाल और मजबूत साम्राज्य उसके बेटे जहांगीर के हाथों में आया। ये दौर बड़े युद्धों से ज्यादा कला, शौक और न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने एक मशहूर न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे खींचकर कोई भी आम इंसान सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौर की असली राजनीतिक ताकत कोई और थी, मल्लिका नूरजहां। वो सिर्फ एक बेगम नहीं थी, बल्कि पूरे साम्राज्य की सबसे तेज रणनीतिकार और सलाहकार थी। और एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, इसी समय एक बहुत ही खामोश सी घटना घटी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी मसालों का व्यापार करने भारत के तटों पर पहुंचे। वो एक बहुत ही छोटी सी दस्तक थी, लेकिन आगे चलकर ये कितनी भयानक आवाज बनने वाली थी, इसका अंदाजा उस वक्त किसी को भी नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं शाहजहां के दौर में। यहां आकर इतिहास अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर लेता है, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य का सबसे खूबसूरत, भव्य और वैभवशाली समय था। दुनिया की बेशुमार दौलत इस दरबार में मौजूद थी। शाहजहां एक ऐसा बादशाह था जिसे वास्तुकला से, इमारतों से बेइंतहा प्यार था। लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरती के चरम के बीच एक गहरा दुख भी छुपा था। अपनी बेगम मुमताज महल की मौत के दर्द ने शाहजहां को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। और उसी अथाह दर्द से जन्म हुआ दुनिया की सबसे मशहूर इमारत का ताजमहल। सफेद संगमरमर में तराशा गया ये मकबरा आज भी उस साम्राज्य की असीमित दौलत और कला की गवाही देता है। लेकिन सत्ता के गलियारों में जो चीज बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से वो उतनी ही खौफनाक भी हो सकती है। एक तरफ वास्तुकला और कला अपने बिल्कुल चरम पर थी, और दूसरी तरफ महल के बंद दरवाजों के पीछे शाहजहां के बेटों के बीच गद्दी के लिए एक बेहद खूनी, क्रूर और निर्मम जंग शुरू हो चुकी थी। मुगल गद्दी अब सिर्फ विरासत का नाम नहीं रह गई थी, ये भाइयों के खून से तय होने वाली एक खौफनाक लड़ाई बन गई थी। और इस खूनी खेल से जो शासक उभरकर सामने आया वो था औरंगजेब। उसकी महत्वाकांक्षा की, उसकी सत्ता की भूख की कोई सीमा नहीं थी। गद्दी हासिल करने के लिए उसने न सिर्फ अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अपने भाई दारा शिकोह को रास्ते से हटाया, बल्कि अपनी सत्ता की धुन में अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में जिंदा कैद कर दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बूढ़ा बादशाह जिसने कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई थी, वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक जेल की छोटी सी खिड़की से उसी ताजमहल को बेबसी से देखते हुए बिता रहा था। औरंगजेब के आते ही साम्राज्य का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। कला और शान की जगह अब सिर्फ सख्ती, कट्टरता और कठोर अनुशासन ने ले ली थी। औरंगजेब की रणनीति के परिणाम बहुत गहरे और विनाशकारी थे। एक तरफ तो उसने अपने जुनून में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। उसने अपनी सेनाओं को दक्षिण भारत की गहराई तक धकेल दिया और साम्राज्य अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गया। लेकिन इस विस्तार की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दशकों तक चलने वाले अंधहीन युद्ध, इन लगातार युद्धों ने मुगल खजाने को पूरी तरह से निचोड़कर खाली कर दिया और एक समय की अजय मुगल सेना को बुरी तरह थकाकर कमजोर कर दिया। साम्राज्य बाहर से जितना बड़ा होता जा रहा था, अंदर से उतना ही खोखला हो चुका था। और जैसे ही खजाना खाली हुआ और नीतियां कठोर हुईं, अंदरूनी दरारें बिल्कुल साफ नजर आने लगी। पूरा साम्राज्य कैसे एक साथ सुलगने लगा था, इसके कई कारण थे।
औरंगजेब की बेहद सख्त नीतियों ने उन्हीं राजपूतों को दुश्मन बना दिया जो कभी अकबर के समय मुगलों की सबसे बड़ी ढाल हुआ करते थे। उत्तर में जाटों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी और सबसे खतरनाक साबित हुआ दक्षिण में मराठा शक्ति का भयानक उदय, जिसने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए। इन सब विद्रोहों से हर तरफ लड़ते लड़ते बची खुची अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह तबाह हो गई। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की आंखें बंद हुईं, साम्राज्य के ढहने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो फिर कभी नहीं रुका। औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठने वाले बादशाह महज कठपुतलियां बनकर रह गए थे और असली ताकत भ्रष्ट दरबारियों के हाथ में आ गई थी। जो मराठा, सिख और राजपूत अब तक सिर्फ विद्रोह कर रहे थे, अब वो अपनी खुद की स्वतंत्र और ताकतवर रियासतें बनाने लगे। मुगलों का खौफ अब पूरे हिंदुस्तान से पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन अगर कोई एक घटना थी जिसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि मुगल ताकत अब सिर्फ एक खोखला भ्रम है, तो वो थी 1739 की ये खौफनाक घटना। उत्तर पश्चिम से नादिर शाह एक तूफान की तरह आया और उसने दिल्ली में जो कत्लेआम मचाया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बेशुमार खजाना लूटा और यहाँ तक कि मुगलों की शान और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक, उनका मयूर सिंहासन भी उखाड़ कर अपने साथ ले गया। दिल्ली की गलियों में खून बह रहा था और एक समय की अजय मुगल सेना अपने ही घर में बेबस और लाचार खड़ी तमाशा देख रही थी। और जब मुगल सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, तो इस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आया? ईस्ट इंडिया कंपनी। याद है वो अंग्रेज जो कभी जहांगीर के दरबार में सिर झुकाकर सिर्फ व्यापार करने की अनुमति मांगने आए थे? उन्होंने भारत की इस टूटती हुई राजनीतिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने साफ कर दिया कि अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के नए राजनीतिक आका बन चुके थे। और मुगल बादशाह, वो अब सिर्फ लाल किले के अंदर बैठे नाम के सुल्तान रह गए थे, जिनकी कोई असल ताकत नहीं थी। लेकिन इस लंबे ऐतिहासिक नाटक का अंतिम दृश्य अभी बाकी था। साल 1857। दशकों से अंग्रेजों की लूट, जुल्म और दमन के खिलाफ जो नफरत भारतीयों के दिलों में सुलग रही थी, वो सिपाहियों के बीच उठी एक चिंगारी से भड़की और एक विशाल ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी के लिए उठी पहली और सबसे भयानक पुकार थी। इस पुकार ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। और इस विशाल विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा गया? वो नाम था बहादुर शाह जफर, भारत के आखिरी मुगल सम्राट। सच कहूं तो ये एक बेहद दुखद तस्वीर है। एक बूढ़ा, कमजोर और पूरी तरह से शक्तिहीन बादशाह, जिसके पास ना तो अपनी कोई सेना थी और ना ही कोई खजाना। उसे भी शायद पता था कि आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों के खिलाफ ये जंग जीतना लगभग असंभव है। लेकिन जब विद्रोही सिपाही एक उम्मीद लेकर उसके पास आए, तो उसने इस डूबते हुए जहाज की कमान संभालना स्वीकार कर लिया। और जैसा कि डर था, इसका अंजाम मुगल राजवंश के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ। ब्रिटिश सेना ने पूरी क्रूरता के साथ पलटवार किया, दिल्ली को घेरा और बगावत को बेरहमी से कुचल डाला। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। उनके जवान बेटों और पोतों को उनकी ही बूढ़ी आंखों के सामने गोलियों से भन दिया गया। और अंत में उस बादशाह को, जिसके पूर्वजों ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, देश से निकालकर रंगून, जो आज का म्यांमार है, वहां निर्वासित कर दिया गया। वहीं अपनी प्यारी दिल्ली से मीलों दूर एक अंधेरी कोठरी में अकेले तड़पते हुए भारत के अंतिम मुगल सम्राट की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। जरा इस संख्या को देखिए, 300 साल। ये सिर्फ 3 सदियां नहीं है, इस एक संख्या के भीतर एक पूरा युग बसा हुआ है। हमने एक छोटे से अंडरडॉग को एक विशाल साम्राज्य की नींव रखते देखा, उसे अपनी कला और वैभव के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, गलतियों और खून खराबे के भारी बोझ तले वो ताश के महल की तरह जमीन पर आ गिरा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल उठता है, क्या मुगल साम्राज्य महज एक ऐसा राजवंश था जो सत्ता में आया, जिसने राज किया और फिर मिट गया? या फिर ये भारतीय इतिहास का वो सबसे बड़ा और गहरा मोड़ था, जिसने हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे भूगोल को हमेशा के लिए एक ऐसी नई शक्ल दे दी जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।